नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को कि आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। फिर यही यूरोपीय कंपनियां जो आती हैं व्यापार करने के उद्देश्य से और भारत में क्या करती हैं, राज्य करना चालू कर देती हैं। ठीक है, तो पहले इनके आगमन के बारे में पढ़ेंगे, भारत के परिदृश्य पढ़ेंगे और जो आती हैं इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बात क्लियर? और ये भी देखेंगे कि क्या इनके आने का जो संबंध है, क्या ये आधुनिक समय में, ठीक है, लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास ही ये आए थे, या भारत में यूरोपीय कंपनियों या यूरोप के साथ भारत में जो व्यापार होते थे क्या प्राचीन काल से होते थे या नहीं होते थे, इनके बारे में भी हम देखेंगे। आज हम लोग देखिए जो भी स्टडी करेंगे वो कॉन्सेप्चुअल करेंगे, कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट रहेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैं बता रहा हूं अगर आपने रियल में पढ़ लिया फिर आपको कभी भी इतिहास में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप बहुत से पढ़े होंगे लोगों से, आप मुझसे पढ़ के एक बार देख लीजिए। अब देखिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैप बनाना उतना अच्छा नहीं आया है, फिर भी मैं कोशिश किया हूं। ये समझ लीजिए, ये रहा यूरोप, ये अफ्रीका, ठीक है, ये यहां से हो गया एशिया। ठीक है, अब देखिए यहां से जब ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये आपने मैप देखा, ये क्या हो गया, यूरोप, अफ्रीका, ये हो गया एशिया। तो मैं यहां पे एक चीज और दिखा दूं, यहां पे होगा अटलांटिक, सॉरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और यहां पे होगा हिंद महासागर। ठीक है, ये जरा ध्यान रख रहिएगा। देखिए अब इनके इतिहास के बारे में आए कि क्या ये यूरोपीय कंपनियों के जो आगमन होते हैं, व्यापार होते हैं, क्या आज के समय है या प्राचीन काल। तो चलिए इसके इतिहास पे देखते हैं। इतिहास कह रहा है कि जब सबसे पहले भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया था, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। यूनानियों में सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, पंजाब प्रांत पर, और ये पोरस को पराजित कर देता है झेलम नदी के पास और चला जाता है। तो इसके आक्रमण के साथ साथ भारत में यूरोपीय जो कंट्री है उनके साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। यानी सिकंदर के आगमन के साथ साथ ही भारत में यूरोपीय देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। भारत और यूरोप में जो व्यापार होते थे वो फाइनली 3 चीजों पे होते थे, यानी 3 वस्तुओं पर यह व्यापार किया जाता था। एक था मसाला, ठीक है, आपको पता होगा कि जो यूरोप है अगर उसकी अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो उसकी अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से वो ठंडे प्रदेशों में आता है, जिस कारण वहां के लोग अपने जीवन निर्वाह करने के लिए मांस पर अधिकतर निर्भर रहते हैं। उन मांसों को लंबे समय तक चलाने के लिए मसाले की जरूरत पड़ती है, तो इस कारण मसाले का भी व्यापार होता था। भारत के जो सूती वस्त्र थे ये विश्व में बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो दूसरा व्यापार सूती वस्त्र का होता था। आज की नहीं बता रहा हूं, प्राचीन काल की बता रहा हूं। और हमारे रत्न और आभूषण, आपने सुना है ना, भारत सोने की चिड़िया थी,
तो ये रत्न और आभूषण के भी व्यापार यूरोपियों के साथ हुआ करते थे। ठीक है, अब कहा जाए ये जो तीन व्यापार थे, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है किन किन चीजों से का व्यापार होता था यूरोपियों के साथ? मसाला, सूती वस्त्र, रत्न एवं आभूषण। अब ये जो व्यापार होते थे ये तीन मार्ग थे। एक था फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी से, दूसरा था लाल सागर से, और तीसरा था स्थल मार्ग से, जिसको आपने सुना है ना, सिल्क रूट। ठीक है, आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा। तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कि फारस की खाड़ी किन दो कंट्रियों को अलग करती है, लाल सागर किसको जोड़ती है, और आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप रियल में पढ़ाई कर रहे हैं। और जो सिल्क रूट है वो किन को इंक्लूड कर रही है, कहां से कहां तक जा रही है, ये तीन चीजें आपको बतानी होगी। ठीक है, ये तीन व्यापार होते थे, लेकिन मैं आपको फारस की खाड़ी और लाल सागर को मैप में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पे देखिए, ये हो गया अरब प्रायद्वीप और इधर ईरान हो गया। इनके बीच में ये जो जगह है, ये जो पानी यहाँ पे होगा हिंद महासागर का, यही है आपका फारस का खाड़ी। ये है आपका लाल सागर, ठीक है ना, ये अफ्रीका और यूरोप एशिया के बीच ये रहा लाल सागर। ठीक है, तो इन दो रास्तों के साथ समुद्री और एक रास्ता था स्थल मार्ग। अब ये तीनों जो मार्ग थे, तीनों मार्ग, स्थल और दो जल, ये तीनों मार्ग आपस में जाके मिल जाते थे कुस्तुतुनिया, जो वर्तमान में तुर्की है ना, उसी तुर्की को उस समय कुस्तुतुनिया कहते थे। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये तीन चीजों के व्यापार तीन रास्तों से होते थे और तीन व्यापारियों के साथ होते थे। ठीक है, इसमें कितने व्यापारियों के साथ? तीन व्यापारियों के साथ। एक व्यापारी था गुजरात के व्यापारी, जिन्हें हम पश्चिमी तट के व्यापारी कहते थे। ठीक है, दूसरा व्यापारी थे अरब व्यापारी, और इन्हीं अरब व्यापारियों का जो नियंत्रण था वो एशिया पर था। यानी एशिया पर नियंत्रण करने वाले जो व्यापारी थे वो अरब के ही व्यापारी थे। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा जब 1498 में आता है, तो यही अरब व्यापारी उसके साथ एक वैमनस्यरी की नीति अपनाते हैं। ठीक है, तो जो अरब व्यापारी के साथ होता था। अब तीसरा व्यापार था जो वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों के साथ होता था। वेनिस ये जेनेवा अर्थात इटली, जो भूमध्य सागर में इटली है, इटली के साथ। ठीक है, अब ये जो वेनिस और जेनेवा थे, ये फाइनली क्या किए थे, ये भूमध्य सागर पर कंट्रोल कर लिए थे, और यही से पूरे यूरोप व्यापार का नियंत्रण होता था। समझ लीजिए कि ये रहा आपका वेनिस जेनेवा यानी इटली, यहाँ पे सॉरी आता हूँ ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे इटली मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह है जिसे हम कहते हैं डेनमार्क, उंगली का आकार का डेनमार्क। ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि यूरोप में जो व्यापार नियंत्रण करते थे वो वेनिस और जेनेवा के व्यापारी करते थे, और वेनिस और जेनेवा जो था, ये वर्तमान में जो इटली वाला जगह है ना, वही वेनिस जेनेवा। अब यहां से जब माल आता था तो ये जो डेनमार्क के व्यापारी थे वो इनको खरीदते थे और पूरे यूरोप में फैला देते थे, पूरे यूरोप में फैला दिया करते थे। ठीक है, ये डेनमार्क के करते थे। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि ये जो तीन मार्ग थे, फारस की खाड़ी, लाल सागर और स्थल मार्ग, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो मार्ग थे ये कुस्तुतुनिया में आके मिलते थे, जो वर्तमान में तुर्की है ना, उसी को कुस्तुतुनिया कहते थे। और कुस्तुतुनिया पर ईसाइयों का शासन था। ठीक है, किनका शासन था? ईसाइयों का। देख एक बात सुनते रहिएगा, ईसाइयों का शासन था। लेकिन 1453 में 1453 में 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, और तुर्क जो थे ये मुस्लिम संप्रदाय थे। इन्होंने आक्रमण करके तुर्कों ने इस पर इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। और आपको पता होना चाहिए कि ये जब कुस्तुतुनिया
जब तीनों मार्गों को एक जगह पे मिला देता था, वहीं से मतलब चारों तरफ जाना होता था। अब वहां पे इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई, तो जब भी कोई व्यापारी वहां से गुजरेगा तो कुस्तुतुनिया जो इस समय तुर्की है वो चाहेंगे कि ये क्या करे, ये अपना धर्म परिवर्तन करे। ईसाइयों को डर हो गया कि अगर हम कुस्तुतुनिया की तरफ से निकलेंगे, यानी अब तुर्की की तरफ से निकलेंगे, तो हमारे क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन करा देंगे। ठीक है। अब कुस्तुतुनिया के पतन के बाद ही, यानी ये जो कुस्तुतुनिया अब तुर्की में परिवर्तित हो गया, इसके साथ ही कहते हैं भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो धीमे पड़ गए। ठीक है, व्यापारिक संबंध क्या हो गए, धीमे हो गए कुस्तुतुनिया पे आक्रमण के कारण। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो तीनों मार्ग थे ये आपस में कहाँ मिलते थे, तो ये कुस्तुतुनिया पे मिलते थे। अब आगे हम बात करें। ठीक है, अब देखिए सबसे अब क्या होता है यूरोप में व्यापार करने के लिए, ठीक है, होड़ लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन लगते हैं। पुर्तगाल और स्पेन लगते हैं। ये क्या करने के लिए, ये इन मार्गों की खोज के लिए, नए नवीन मार्गों की खोज के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पुर्तगाली नाविक वास्को डे गामा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्पेन कोलंबस, ठीक है, जो अमेरिका की खोज कर देगा। तो पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया, व्यापारिक मार्गों की खोज करने का कार्य किया। और इस नवीन मार्गों की खोज में सबसे पहले पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने अपना योगदान दिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैप पे एक बार आते हैं, इधर जब मैं अपना मैप दिखा रहा हूं, देखिए ये रहा जो यूरोप का सबसे पश्चिमी किनारा, इसे बोलते थे पुर्तगाल, और ये है स्पेन। तो सबसे पहले ये पुर्तगाल बार्थोलोमो डियाज 1487 में 1487 में बार्थोलोमो डियाज क्या होता है, नवीन मार्गों की खोज के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, कब, 1487 में। ठीक है, जब बार्थोलोमो डियाज 1487 में आता है तो ये सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग, ठीक है, की खोज करता हो, जिसका नाम रखता है उत्मासा अंतरिम, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। अब देखिए ये केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, और कैसे खोज होता है जरा इस पे चलें। मैं आपको बता दूं, अगर आपने, रियल बात है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एटलस होगा, आप एक बार एटलस उठाइएगा, आप देखेंगे कि ये जो जगह है ये पुर्तगाल है, और इधर एक समुद्र है, इस समुद्र का क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। मैं बता दूं कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में आपको इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मिलेंगे, और इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका मिलेगा। या कहा जाए तो 4 महाद्वीपों के बीच घिरा हुआ एक महासागर है अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर के जब आप नक्शे देखेंगे, कई बार प्रश्न आता है, तो इसकी आकृति यस आकार की है। किस आकार की है, अटलांटिक महासागर की यस आकार की आकृति है। अटलांटिक महासागर के बारे में कहा जाता है कि ये तूफानी महासागर है। कौन सी महासागर, ये भी प्रश्न आता है कि किस महासागर को तूफानी महासागर कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को। अब देखिए इसे तूफानी महासागर क्यों कहा जाता है, तो 4 महाद्वीपों के बीच में फंसे होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि महाद्वीप कोई भी होगा, ये जो जमीन होगी, ये जमीन कटा फटा होगा, ये पानी आता होगा, इसमें फंस जाता होगा, फंस के क्या करता होगा, ये गोल गोल चक्कर चक्कर करता होगा, जिसके कारण इसमें क्या होंगे, बार बार तूफान जैसे स्ट्रक्चर बनते होंगे। जब बार्थोलोमो डियाज पुर्तगाल से इस अटलांटिक महासागर में उतरा, तो इस तूफानी जो महासागर था, इस महासागर में वो खो गया, और उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं,
अब मैं क्या होऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसकी नाव, और नाव से वो देखता है ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के दक्षिणी छोर को, अफ्रीका के दक्षिणी छोर को, ठीक है। और जिसकी आकृति ऐसे होगी, आधे, मैं कहा जाए कि आधे चांद, चांद की, ठीक है, उसे कहते हैं केप। क्या बोलते हैं, केप। अब जो बार्थोलोमू डियाज था इस दक्षिणी अफ्रीका के इस भाग को देखता है, और देखने के बाद उसके मन में एक उम्मीद जगती है कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं बच जाऊंगा, ठीक है। तो ये तो आकृति थी केप की, इसलिए इस जगह को उसने नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। अब उसके अंदर एक अच्छी उम्मीद जगी कि अब मैं मरूंगा नहीं, जी जाऊंगा, जिस कारण इसका नाम हो गया केप ऑफ गुड होप। यही था ना, जिसे हम कहते हैं उत्मासा अंतरिम हिंदी में। ये रहा बार्थोलोमू डियाज। तो कई बार प्रश्न आता है केप ऑफ गुड यानी दक्षिणी अफ्रीका की खोज किसने की, बार्थोलोमू डियाज। कब, 1487 में। अब क्या होता है, अब पुर्तगाल के बाद स्पेन कहां पीछे रहेगा। अब स्पेन के निवासी कोलंबस क्या करता है, कुछ समय बाद यानी 1494 में, ठीक है, यह कोलंबस स्पेन निवासी कोलंबस भारत की खोज में निकलता है। लेकिन आपको पता है कि अभी मैंने बताया ना कि ये जो यूरोप आप देख रहे हैं इसके पश्चिम में क्या होगा, अमेरिका होगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। वो क्या करता है, अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज कर देता है। निकलता तो भारत के लिए है लेकिन पहुंच जाता है अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना सरल और साधारण भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ठीक है, कि दूर दराज तक पहुंचे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये था कहानी। अब 1498 में अब पहुंचता, निकलता है या पहुंचता है, 1498 है, ये 1498, इसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा और एक पथ प्रदर्शक है जिसका नाम है अब्दुल मजीद, और ये गुजरात का रहने वाला है। इसकी सहायता से 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल, जो वर्तमान का केरल है, वहां के कालीकट बंदरगाह पे एक जगह है कपक डाबू नामक स्थान पर पहुंचता है, ठीक है। जब वास्को डी गामा भारत आया तब भारत पर, आपको मैं बता दूं, लोदी वंश का शासन था। और आपको पता होना चाहिए कि लोदी वंश में शासन सिकंदर का था, ठीक है ना। यानी ये लोदी वंश के शासन यानी सिकंदर लोदी के शासन में भारत आता है। अब देखिए, ये मैं बता दूं कि ये मध्य भारत है, बीच का भारत है, यहाँ पे शासक होगा लोदी वंश का। और लोदी वंश के बारे में मैं बता दूं कि 1451 से लेकर 1526 पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध तक ये लोदी वंश रहता है। आपको सबको पता है, यही कहानी है ना। अब इस लोदी वंश के जो शासक हैं इनको एक ट्रिक से याद कर लीजिए, BSC, PSE। बी से बहलोल लोदी, एस से सिकंदर लोदी और ई से इब्राहिम लोदी। लेकिन यहां पर एक शासक होता है, हिंदू राजा होता है, और ये उपाधि धारण किया रहता है जमोरिन का। और जमोरिन का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ सी, यानी समुद्र का भगवान। यह क्या करता है, ये उपाधि धारण किया रहता है जब ये पहुंचता है। अब में आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं। आखिर जो वास्को डी गामा था वह भाई अब्दुल मजीद की सहायता से आता है। अब्दुल मजीद गुजरात का पथ प्रदर्शक होता है, तो अब्दुल मजीद को तो चाहिए कि उसको गुजरात लेके चला जाना चाहिए था, ठीक है, यहां पे लेके आ जाना चाहिए था ना। भड़ौज की तो बंदरगाह था ही, लेकिन वो पहुंचता है यहां पे आता है। तो आपको बता दूं कि ये जो पश्चिमी तट है, ठीक है, यहां पे अरब सागर है। मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्यों आया था। यह जो केरल है, केरल में जो बालू पाया जाता है, बालू सैंड, उस सैंड में मोनोजाइट पाया जाता है, मोनोजाइट।
और मोनोजाइट की सबसे बड़ी खासियत है, कई बार प्रश्न आता है कि मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है केरल में। मोनोजाइट की सबसे बड़ी खासियत है कि जब इस पर तापमान पड़ेगा तो मोनोजाइट बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म होगा तो ये यहाँ पे जो अरब सागर है इस पानी को गर्म करके भाप बना के ऊपर उठाएगा और बारिश करा देगा। ठीक है, अब देखो बारिश हो रही है और ये जो केरल है ये लगभग लगभग भूमध्य रेखा के पास है, यानी टेम्परेचर भी आई है। यानी दो चीजें यहां पे हो रही है केरल में, दो चीजें हो रही है, एक तो वर्षा ज्यादा और एक तापमान ज्यादा। इस दोनों प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है, मिट्टी में टूट फूट की क्रिया होगी। ठीक है भाई, तापमान बढ़ेगा, मिट्टी क्या होगी, फैलेगी, बारिश होगी, मिट्टी सिकुड़ेगी और गीला हो जाएगी, जिसके कारण इस मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में लीचिंग की प्रोसेस